वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह वहाँ रहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 का पार्ट 3 और द मुगल एम्पायर। और इस चैप्टर में अब हम लोग अकबर के पॉलिसी के बारे में देखेंगे। तो अगर हम लोग उसके फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि अकबरनामा जो लिखा गया था उसके लास्ट वॉल्यूम जिसे एन ए अकबरी कहा जाता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अकबर के फीचर के बारे में बताया गया था। इसमें क्या था कि सारे प्रोविंस को वो लोग सूबात में बांट दिए थे और उन्हें गवर्न करने के लिए एक सूबेदार होते थे जिनके पास पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन होता था। और उनका जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता था उसे दीवान कहा जाता था। आप गौर कीजिएगा, अभी भी हम लोग दीवान वर्ड यूज करते हैं और सूबेदार वर्ड यूज करते हैं, जो कि अकबर के काल से था। उसके बाद अगर हम लोग मिलिट्री पे मास्टर की बात करें तो उसे हम लोग बख्शी कहते थे। और रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज पैट्रोनेज जो होते थे उन्हें सदर, मिलिट्री कमांडर को फौजदार जो कि अभी भी हम लोग फौज कहते हैं, और टाउन पुलिस को कमांडर को कोतवाल। ये सारे काफी कॉमन वर्ड्स हैं जो हम लोग अभी भी यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नूरजहां के इन्फ्लुएंस की बात करें जहांगीर के कोर्ट में, तो नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी, उनका रियल नाम मेहरुनिस्सा था और 1611 में उनको नूरजहां का टाइटल दे दिए थे एम्परर जहांगीर। और वो उनका इतना इन्फ्लुएंस था उन पर कि जो सिल्वर कॉइन था उसके एक साइड पर बेगम नूर जहां का भी फोटो था और दूसरे साइड पे जहांगीर का खुद। तो काफी इंपॉर्टेंस देते थे जहांगीर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कीवर्ड्स की, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं डॉगमा। डॉगमा क्या होता है? एक स्टेटमेंट या फिर इंटरप्रिटेशन जो कि एक अथॉरिटी निकालता है इस मकसद से कि बिना कोई सवाल जवाब के उसको मान लिया जाए, तो इसे डॉगमा कहते हैं। और उसके बाद बाय गॉड, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि बाकी धर्म, दूसरे धर्म के रिलीजियस बिलीफ को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम लोग बाइगॉट कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अकबर की, तो अकबर जो है वो फतेहपुर सिकरी में 1570 में रिलीजन पे डिस्कशन शुरू किए, जिसको वो लोग उलामा कहते थे। और ब्राह्मणाज, जीसस प्रेस्ट, ये सभी जो रोमन कैथोलिक्स थे और जोरोस्ट्रियंस, ये सारे के सारे जो डिस्कशन होते थे वो सब इबादत खाना में होते थे। और इसमें हर तरह के कस्टम के लोग आते थे, हर तरह के रिचुअल और डॉगमा से भरे, और आमतौर पे भी ये लोग एक दूसरे के विरोधी होते थे, यानी बाइगॉट्स होते थे। और इनसे डिवीजन पैदा होता था, यानी डिसहार्मोनी, यानी कई धर्मों के बीच में काफी चीज मतभेद होता था। उसके बाद आप फिगर 9 देख सकते हैं, अकबर जो है वो तरह तरह के फेथ के लोगों के साथ इबादत खाना में डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अकबर को एक आइडिया आया सुलह एक कुल की, जो कि यूनिवर्सल पीस की बात करती है, यानी हर जगह शांति। सुलह का मतलब ही होता है कि किसी मामला को सुलझाना। तो आइडिया ऑफ टॉलरेंस जो कि किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था और सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता था। और कुछ चीज सारे रिलीजन में सेम है तो उन्हें अपनाने की बात करते थे, जैसे कि ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी, जस्टिस यानी कि न्याय, शांति यानी कि पीस। ये सभी धर्म मानते हैं। तो वो सभी चीज को मान लिया गया था आइडिया ऑफ सुलह कुल में। और जहांगीर और शाहजहां भी बाद में फॉलो किए इस गवर्नेंस को जो अकबर द्वारा छोड़ा गया था। और अकबर के समय में एक संस्कृत वर्ड को पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया गया था और हर समय हर भाषा को ट्रांसलेट किया जाता था। मकतब खाना जो था उसे ट्रांसलेशन ब्यूरो कहा जाता था। और ये भी फतेहपुर सिकरी में ही था। इसमें रामायण, महाभारत, लीलावती, योगा वशिष्ठ, ये सभी संस्कृत वर्ड को ट्रांसलेट कर दिया गया था पर्शियन में और भी कई भाषाओं में। अगर उसके बाद हम लोग यहाँ सुलह कॉल की बात करें तो मेनली ये दया की भावना का बात करते थे, डिवाइन कंपैशन की अपोजिट रिलीजन्स के बीच। और सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस होता था इसका लिटरल अर्थ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मुगल एम्पायर जो 17th सेंचुरी और उसके बाद की, तो वो ग्रेट इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोस्पेरिटी ले आया, क्योंकि सभी धर्म के बीच में झगड़ा खत्म हो गया था। तो ये यहाँ काफी ज्यादा वेल्थ आ गया था, मगर इनइक्वालिटी काफी ज्यादा था क्योंकि अमीर गरीबी का खाई बहुत ज्यादा था। और हाईएस्ट रैंकिंग जो मनसबदार थे वो 445 ही बचे थे 8000 में से शाहजहां के काल में। और इनका सिर्फ 5.6% लोग मनसबदार जो है वो 61% पैसे कमाते थे। तो इससे आप सोच सकते हैं कितना इनइक्वालिटी आ गया था। और मनसबदार भी थे वो ज्यादातर अपना जो इनकम है वो सैलरी और गुड्स में खर्च करते थे, जिससे आर्टिसियन और फिजेंट्री को तो काफी फायदा होता था, मगर वो लोग टूल्स पे ज्यादा खर्च नहीं करते थे। इससे क्या होता था कि पीजेंट और आर्टिस्ट, मर्चेंट बैंकर, ये सबको तो काफी प्रॉफिट हुआ, मगर सेना जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा क्योंकि ज्यादातर उसमें खर्च नहीं हुआ सेना के जरूरी चीजों पे। उसके बाद मुगल एम्पायर स्लोली डिक्लाइन कर गया और नई डायनेस्टीज बनी हैदराबाद और अवध में।
और दिल्ली मास्टर रहा 18 सेंचुरी तक, जब तक वो लोग अलग अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं ले लिए खुद का। उसके बाद किंग और क्वीन की बात करें तो 16 सेंचुरी तक काफी ज्यादा कंटेम्पररी मोनार्क्स आ गए थे। कंटेम्पररी यानी एक ही काल में कई सारे। तो ओटोमन टर्की, जो टर्की है अभी का, सुल्तान सुलेमान जो 1520 से 66 थे वो वहाँ रूल करते थे, और वो एक्सपैंड कर गया ओटोमन एम्पायर यूरोप में। हंगरी और ऑस्ट्रिया को लेते हुए बगदाद और इराक को भी सीज कर दिया, और नॉर्थ अफ्रीका को भी। और अल कुनानी, जिसका लिटरल अर्थ होता है लॉ गिवर, इस मोनार्च को कहा जाने लगा। वो टाइटल ले लिए अल क्वानूनी का। और उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशन जो कि कानून थे वो भी पास किए गए थे उनके काल में। अभी भी हम कानून वर्ड यूज करते हैं जो लॉ के लिए होता है, तो ये सभी पर्शियन टर्म्स ही हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आई होप आप सारे एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और सारे कीवर्ड्स हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही दिए हैं। ये 3 चैप्टर में था, तो तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर को 3 पार्ट में था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मस्ट शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।